एक विवाह ऐसा भी भाग 19। पूर्वी ने कुणाल को गुस्से से घूरते हुए देखा और वो उसकी बातें सुनकर फ्रस्ट्रेट हो गई थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, फिजूल के खर्चे नहीं है मेरे, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैं इसे गिरवी रखने के लिए आई थी और जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं इसे वापस भी ले लूंगी। अभी मुझे अपना किराया और दवाइयाँ चाहिए, इसीलिए मैं इसे बेचने आई थी। अगर ये कोई नॉर्मल खर्चा होता तो मैं इसे बेचने के बारे में कभी सोचती भी नहीं। पूर्वी इतना बोलकर चुप हो गई और उसने अपने मन में कहा, हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया। मुझे कुणाल के सामने ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। कुणाल पूर्वी को हैरानी से देखते हुए बोला, कैसी दवा और कहाँ का किराया, कहाँ रह रही हो तुम, बताओ मुझे। पूर्वी ने कुणाल की बात काटते हुए कहा, तुमसे मतलब नहीं, मेरा कंगन दो मुझे। और ठीक है, मैं इस कंगन को नहीं बेचूंगी, लेकिन दादी का दिया हुआ गिफ्ट है, इसे मैं अपने पास ही रखना चाहती हूँ। इतना बोलकर पूर्वी कुणाल के करीब गई और उसके हाथ से कंगन लेने की कोशिश की, लेकिन कुणाल ने अपना हाथ ऊपर उठा लिया और वह पूर्वी की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें इतने ही पैसों की जरूरत थी तो तुम पैसे मुझसे मांग सकती थी, मैं तुम्हें पैसे दे देता, अभी भी दे सकता हूँ, बताओ कितना चाहिए। कुणाल की ये बात सुनकर पूर्वी रुक गई और उसने कुणाल की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तुमने मुझे निकिता समझ रखा है क्या? मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत होगी और मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर तुमसे पैसे मांगने आ जाऊंगी। मैं निकिता नहीं हूँ और मुझे अपनी प्रॉब्लम हैंडल करना बहुत अच्छी तरह से आता है। तुम इन सारी चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इतना बोलकर पूर्वी अपने पंजों पर खड़ी हुई और उचकाकर उसने कुणाल के कंधे पर अपना एक हाथ रखा और दूसरे हाथ से दादी का दिया हुआ कंगन लेकर वो तुरंत वहां से आगे बढ़ी। एक टैक्सी में बैठकर सीधे अपने घर पहुंची। उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, दादी की दी हुई कोई भी ज्वेलरी में गिरवी नहीं रख सकती। मेरे पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं जिसे बेचकर अपने घर का किराया और अपनी दवाइयाँ ले पाऊं। पूर्वी इतना सोचते हुए अपने सिर को पकड़ लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, हे भगवान, क्यों आपने मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल लिखा है? क्यों मुझे इतनी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? मुझे ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है? और वो रोने लगी। वहीं दूसरी ओर कुणाल पूर्वी की बात सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो गया था। जिस तरह से पूर्वी ने निकिता का एग्जाम्पल दिया, वो बात अब कुणाल के दिमाग में घर करके बैठ गई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या सच में निकिता ऐसी है और मैं ही उसे पहचान नहीं पा रहा? बाकी सबको दिख रहा है, उसका लालच ऐसा क्या है निकिता में? कुणाल के दिमाग में अब निकिता को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, वैसे बात तो बिल्कुल सही है, निकिता कभी भी मुझसे इमोशनली कोई भी बात नहीं करती। क्या ये सच में मुझसे प्यार नहीं करती या फिर ये मेरा भ्रम है? वैसे पूर्वी की एक बात तो माननी पड़ेगी, उसने ये बात तो बिल्कुल सही कही है कि निकिता जब भी मुझे कॉल करती है और मुझे हमेशा पैसे मांगती है और पूर्वी को इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उसने कभी मुझसे पैसे नहीं मांगे। अब तो खैर हमारा तलाक हो गया, लेकिन इससे पहले भी जब हम साथ थे उसने कभी भी मुझसे पैसे नहीं मांगे। कुणाल अपने मन में ही मन पूर्वी और निकिता को कंपेयर कर रहा था। कुणाल पूर्वी की बातों को सोच रहा था और तभी उसके दिमाग में पूर्वी की पूरी बात घूम गई। उसने अपने मन में कहा, पूर्वी किस चीज़ की दवाइयों की बात कर रही है? क्या उसकी तबीयत खराब है? और किराया, वो किसी किराए के घर में रह रही है। आई थिंक मुझे पूर्वी पर नज़र रखना चाहिए। कुणाल ने पूर्वी पर नजर रखने की बात ठान ली। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी जब अपने घर पहुंची तो उसने अपने सिर को पकड़ते हुए कहा, ना ही मेरे कोई डिजाइन सिलेक्ट हो रही है और ना ही मुझे कहीं से भी पैसे आने की कोई जुगाड़ नजर आ रहा है। मैं आखिर करूं तो क्या करूं? अब तो दादी की दी हुई कोई ज्वेलरी भी गिरवी नहीं रख सकती हूँ। मुझे कुछ और सोचना होगा। पूर्वी इतना सोच ही रही थी।
उसने अपना पर्स उठाया और अपना मोबाइल फोन निकाल ही रही थी, तभी उसकी नज़र अपने उस पर्स में रखे एक छोटे से बॉक्स पर गई। जैसे ही उसने उस बॉक्स को उठाया, पूर्वी इमोशनल होने लगी। उसने धीरे से उस बॉक्स को खोला। उसमें एक सोने की हल्की डिजाइन की छोटी सी अंगूठी थी और साथ में एक सोने का सिक्का था। वो सिक्का उसकी पहली शादी की सालगिरह पर कुणाल की दादी ने दिया था, इसीलिए उसने उस सिक्के को तो उस बॉक्स में रख दिया, लेकिन उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई उस रिंग को उसने मुट्ठी में बंद कर लिया। उस अंगूठी को अपने सीने से लगाते हुए कहा, ये मेरे पास माँ की आखिरी निशानी बची हुई है, लेकिन अब मेरे पास कोई और सहारा नहीं बचा। मैं दादी की दी हुई कोई भी चीज गिरवी नहीं रख सकती हूँ। अब बस माँ की अंगूठी ही, जिसे बेचकर मैं अपना सिर का थोड़ा सा बोझ कम कर पाऊंगी। पूर्वी ने इतना सोचकर एक गहरी सांस ली और वो अपने बेड से उठी, अपना पर्स उठाया और सीधे घर से बाहर निकली। इस बार वो एक बड़ी ज्वेलरी शॉप में न जाकर छोटी सी ज्वेलरी शॉप में गई। उसने उस रिंग को वहां बेच दिया, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिले। उन पैसों को देखकर राहत की सांस लेते हुए बोली, चलो कम से कम इसमें मेरी एक महीने की दवाई और एक महीने का किराया तो हो ही जाएगा। उसके बाद मैं कुछ ना कुछ और करने के बारे में सोचूंगी। शायद तब तक मुझे कोई जॉब मिल जाएगी या मेरी कोई डिज़ाइन ही सेलेक्ट हो जाए। पूर्वी ने इतना बोलकर उन पैसों को अपने बैग में रखा और वहां से सीधे दवाइयाँ लेने के लिए अस्पताल पहुंची। कुणाल वहां से अपने घर जा रहा था और उसने जैसे ही पूर्वी को मेडिकल शॉप से निकलते हुए देखा, वह तुरंत मेडिकल स्टोर पहुंचा और उसने वहां खड़े आदमी की तरफ देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, वह लेडी अभी किसी चीज की दवा लेकर गई है। कुणाल ने जैसे ही ये बात पूछी, उस आदमी ने कुणाल को घूरते हुए देखकर कहा, आई एम सो सॉरी सर, बट हम इस तरह अपने पेशेंट की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। सॉरी, कुणाल ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज़ अगर आप मुझे बता दो वो लड़की मेरी। कुणाल बोल ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सो सॉरी, बट मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। कुणाल उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से वापस आ गया। उसने देखा कि पूर्वी एक टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ जा रही थी। कुणाल ने पूर्वी का पीछा किया। जैसे ही कुणाल ने उसको ऑटो रोकते हुए देखा, उसने तुरंत अपनी कार रोकी। उसने देखा पूर्वी एक छोटे से मकान में गई है। कुणाल कार में ही बैठकर उसे देखते हुए बोला, पूर्वी यहाँ रह रही है। कुणाल एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पूर्वी को इस तरह के छोटे से मकान में रहना पड़ेगा। कुणाल को ये सब बात पता चलने के बाद अब पूर्वी के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। वो कुछ देर वहीं रुका और फिर अपनी कार मोड़कर वहां से वापस अपने घर पर आ गया और घर पहुंचकर पता नहीं क्या सोचकर वह सीधे पूर्वी के कमरे में गया। पूर्वी का कमरा बिल्कुल खाली था। वहां पर बस गिने चुनी चीजें रखी हुई थी। उस खाली कमरे को देखकर कुणाल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो वहीं चुपचाप बैठ गया और पूर्वी के बारे में सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी ने अपने घर का किराया दे दिया था, जिस बात से वो काफी ज्यादा टेंशन फ्री हो गई थी। वापस बैठकर उसने अपने लिए डिनर बनाया। डिनर करके जैसे ही वो बैठी, उसने अपनी दवाइयाँ ली। आज वो इतनी भाग दौड़ के चक्कर में काफी ज्यादा थक गई थी, तो उसे बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं हुआ और वह थोड़ी ही देर में सो गई। अगले दिन सुबह पूर्वी फ्रेश होकर उठी और उसने खुद को मोटिवेट करते हुए कहा, जिंदगी जीना है तो स्ट्रगल तो करना ही है होगा और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। क्या हुआ अगर उन्होंने मेरा डिज़ाइन को रिजेक्ट कर दिया है, तो मैं उन्हें
और डिज़ाइन बना कर दूंगी। ये सारे डिज़ाइन दूसरी कंपनी को फॉरवर्ड करूंगी और मैं अपनी काबिलियत जानती हूँ और मैं किसी भी हाल में हार नहीं मानूंगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी तकलीफों का सामना करना पड़े। और मेरे पास अगर देखा जाए तो ज़्यादा वक्त नहीं, अब नेक्स्ट वीक से मेरा सेकेंड मंथ स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद बस कुछ महीनों बाद मुझे प्रेग्नेंट होने की बात सबको पता चल जाएगी और उसके बाद मुझे खुद पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इससे पहले मुझे काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल करनी है। पूर्वी ये सारी बातें सोच रही थी, उसने तुरंत अपना लैपटॉप उठाया और वह दोबारा से सारे डिज़ाइन बनाने लग गई। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया। कुणाल अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था। इसी बीच कुणाल की कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी डील आई और कुणाल उस डील को लेकर टेंशन में था। उसने उस डील को फाइनल करने के लिए मीटिंग बुलाई। अपनी इस डील को फाइनल करने के चक्कर में कुणाल का ध्यान पूर्वी की तरफ से पूरी तरह से हट गया था। जैसे ही उसने अपनी डील फाइनल की, उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो ये डील फाइनल हो गई, अब मैं ठीक से पूर्वी पर नजर रख पाऊंगा। आखिर ये लड़की क्या कर रही है। कुणाल पूर्वी के बारे में सोच रहा था और तभी वह अपने केबिन से बाहर निकलने लगा। निकिता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो बेबी, हमारी इतनी बड़ी डील साइन हुई है तो आज सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। आज हम किसी 5 स्टार होटल में चले क्या। कुणाल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे और अगर बात सेलिब्रेट करने की है तो ये तुम घर पर भी तो सेलिब्रेट कर सकती हो। निकिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो तुम, घर में भला क्या ही सेलिब्रेट हो पाएगा। और वैसे भी अगर हम किसी 5 स्टार होटल में जाएंगे तो वहाँ की बात ही अलग होती है। कुणाल ने निकिता की तरफ देखकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम जहाँ भी जाना है तुम अकेली चली जाओ या अपने दोस्तों के साथ। इतना बोलकर वह सीधे वहां से बाहर जाने लगा। निकिता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मैं अपने दोस्तों के साथ ही चली जाऊंगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। कुणाल ने निकिता की बात सुनकर अपने कंधे उठाते हुए कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी भला, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। इतना बोलकर जैसे ही वो मुड़ा, निकिता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे बेबी मुझे 50,000 रुपए दो ना, मैंने सोचा कि थोड़ा शॉपिंग कर लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गया है ना जब मैंने शॉपिंग नहीं की, और फिर सेलिब्रेशन पर भी तो खर्चा होगा। कुणाल ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसने धीरे से ना में अपना सिर हिलाया। उसे फिर से पूर्वी की बात याद आई। वह कुछ बोल नहीं जा रहा था कि तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और कुणाल का मैनेजर अंदर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस कुणाल सर, बट आपके लिए एक इम्पोर्टेंट कॉल है। कुणाल उसकी बात सुनकर आगे बढ़ा और उसके हाथ से फोन लिया। फोन पर बात करते हुए वहां से बाहर निकल गया। निकिता ने अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए कहा, ये कॉल भी अभी आना था। अच्छा, भला कुणाल मुझे पैसे देने जा रहा था, अब दोबारा फिर मुझे उससे पैसे मांगने पड़ेंगे। कुणाल ने कॉल पर बात की और अपनी बात खत्म करके अपनी कार में आकर बैठ गया। वो अपने कार की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसने देखा पूर्वी अस्पताल के अंदर जा रही थी। कुणाल ने वहीं पर अपनी कार रोकी और वो भी अस्पताल के अंदर जाने लगा। जैसे ही उसने पूर्वी को एक डॉक्टर के केबिन में जाते हुए देखा, कुणाल उसके पीछे पीछे बढ़ा। जैसे ही उसने केबिन के दरवाजे पर हाथ रखा, वैसे ही कुणाल का फोन बज उठा। कुणाल ने अपना मोबाइल फोन उठाकर देखा तो उसके डैड का कॉल आ रहा था। कुणाल ने कॉल पिक करते हुए कहा, डैड, मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करूं। कुणाल इतना बोलकर फोन रखने ही जा रहा था कि तभी उसके पिता की आवाज सुनाई दी, कुणाल बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो,
तुम्हारी दादी की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। वो तुम्हें ही याद कर रही है। प्लीज़ तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। कुणाल ने जैसे ही ये बात सुनी कि दादी की तबीयत खराब है, वो भागते हुए अस्पताल से बाहर निकला और कहा, मुझे जल्द से जल्द हवेली पहुंचना होगा। दादी को ऐसे अचानक से क्या हो सकता है और पापा भी इतना परेशान लग रहे हैं। कुणाल ने जल्दी से अपनी कार स्टार्ट की और वो सीधे दादी के पास जाने के लिए वहां से चल दिया। पूरे रास्ते कुणाल काफी ज्यादा टेंशन में था। वो काफी तेज स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था, इसीलिए आधे घंटे का रास्ता उसने 20 मिनट में ही कवर कर लिया। और जैसे ही वो अपनी पुरानी हवेली पहुंचा, वो भागते हुए अंदर की तरफ आया और सीधे दादी के रूम में गया। दादी के कमरे के अंदर आते ही कुणाल ने देखा उसके डैड उसकी दादी के पास खड़े हुए थे। दादी बेड पर लेटी हुई थी। उनकी आंखें बंद थी और बहुत कमजोर लग रही थी। कुणाल उनके पास गया। उसने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, दादी आप ठीक हैं ना? ये क्या हुआ आपको? मैं बस कुछ दिनों के लिए चला गया और आपने अपना ये हाल बना लिया। कुणाल की आवाज सुनते ही दादी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कुणाल को सामने देखते ही धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहने वाली हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी।